उस रात जब तुम रीना मैम से फोन पर बात करने गए तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं तुमसे गुस्सा थी। आई कैन अंडरस्टैंड अदिति। लेकिन मैं ये बात नहीं भूल सकती कि तुमने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। तुमने मॉम और शनाया के न जाने कितने ताने सुने हैं। तुम भी उन्हें वैसा ही रिप्लाई कर सकते थे अगर तुम चाहते तो, लेकिन तुमने ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन इन सब के बावजूद मेरे पेरेंट्स को तुम्हारे इंटेंशन पर डाउट है, इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है आरव। अदिति, ऐसा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आखिरकार हम सब फैमिली हैं। यस आई नो, पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? अदिति, तुम मेरे साथ हो, इससे ज्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं आरव, तुम्हें कुछ तो मांगना होगा। अगर मैं कर सकी तो तुम्हें मना नहीं करूँगी। आरव जानता था कि अदिति को उसके बारे में बहुत सी बातें पता नहीं है और एक ना एक दिन उसे ये सब पता चलेगा ही। लेकिन जब वो आरव की आइडेंटिटी के बारे में जानेगी तो वो बहुत हर्ट होगी, इसलिए आरव इंटेंशनली बोला, वैसे तो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब जब तुम इतना फोर्स कर ही रही हो तो मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो तुम भी एक बार मुझे माफ कर दो। ठीक है आरव, ये मेरा प्रॉमिस है कि चाहे फिर वो गलती कैसी भी हो, मैं तुम्हें एक बार जरूर माफ कर दूंगी। नाउ इट्स टाइम टू ईट। उसके बाद उन दोनों ने डिनर किया और फिर आराम से सो गए। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग आरव फिनिक्स एंटरटेनमेंट एंड कल्चर कंपनी पहुंचा। रीना ऑलरेडी वहां पर मौजूद थी। सर, सब कुछ सेट है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाकी के लाइव स्ट्रीमर को फेस करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, फिर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट और लीगल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो और थोड़ी देर में सब लोग होटल सिम्बा के लिए निकलते हैं। आज का दिन फिनिक्स एंटरटेनमेंट एंड कल्चर कंपनी के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला था। आज वो पहला मौका होगा जब कंपनी अपनी तरफ से कोई स्टेप ले रही है। इधर होटल सिम्बा में भी खलबली मची हुई थी। हेड शेफ जल्दी से सारी प्रिपरेशन खत्म कर देना चाहते थे। दोस्तों, आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मिस्टर अंबानी और मिस बिस्वास के लिए आज का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। आप बेफिक्र रहिए हेड शेफ, आपने जैसा जैसा बताया हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। गुड, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। चलो अब सब काम पर लग जाओ। मिस्टर अंबानी और उनकी टीम किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे। और फिर हेड शेफ होटल के बाहर जाकर खड़ा हो गया। वो खुद आरव और उसकी टीम का वेलकम करना चाहता था। थोड़ी ही देर में आरव और रीना के साथ साथ फिनिक्स एंटरटेनमेंट एंड कल्चर कंपनी के बाकी कोर मेंबर्स भी वहां पहुंच गए। मिस्टर अंबानी, आपका और आपकी पूरी टीम का होटल सिम्बा में मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू हेड शेफ। क्या सारी तैयारियां हो गई हैं? आपने जैसा कहा था हॉल को बिल्कुल वैसा ही तैयार करवा दिया है। बाकी स्नैक्स थोड़ी देर में लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग हॉल के पास वाले रूम में जाते हैं। मीडिया और लाइव स्ट्रीमर्स की एंट्री स्टार्ट करवा दो। ओके सर। उसके बाद मीडिया पर्सन्स और स्ट्रीमर्स हॉल के अंदर आने लगे। वो सब वहाँ एक दूसरे को देखकर हैरान थे। कुछ ऐसे भी लाइव स्ट्रीमर्स थे जिनके फॉलोअर्स काफी थे तो कुछ उतने फेमस नहीं थे। अरे वो देखो, वो वही फेमस स्ट्रीमर है ना जो फूड पर वीडियो बनाता है? हाँ वही है। और वो देखो, चोपड़ा ब्रदर्स, इनके फनी वीडियोस बहुत फेमस हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने हम सबको एक साथ यहाँ क्यों बुलाया है? तभी आरव, रीना और कंपनी के बाकी लोग रूम से निकलकर हॉल में आए। आते ही आरव ने बोलना स्टार्ट किया। हेलो एवरीवन, मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही होंगी और कई सारे सवाल भी। मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ। सारे स्ट्रीमर्स और मीडिया पर्सन्स अपनी अपनी सीट पर बैठ गए और आरव को ध्यान से सुनने लगे। मेरा नाम आरव अंबानी है और मैं फिनिक्स एंटरटेनमेंट एंड कल्चर कंपनी से हूँ। ये है रीना बिस्वास मैम, जिनके अंडर में हमारी कंपनी काम करती है। आप सबको यहाँ हमने बुलाया है। तभी एक स्ट्रीमर ने खड़े होकर गुस्से में कहा, हाउ डेयर यू, लेकिन मैसेज में तो ऐसा लिखा है कि ये हमारे प्लेटफॉर्म का इनविटेशन है। एग्जैक्टली। मुझे पता है कि आप सब लोग अलग अलग लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाते हो, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये सारे ही प्लेटफॉर्म्स हमारी कंपनी ने खरीद रखे हैं। तो इनडायरेक्टली आप सब फिनिक्स एंटरटेनमेंट के भी एम्प्लॉय हुए। ये सुनते ही वहाँ बैठे सारे स्ट्रीमर्स को गुस्सा आ गया। उन लोगों ने इंटरनेट पर चल रही सारी न्यूज सुन रखी थी कि कैसे फिनिक्स एंटरटेनमेंट ने साउथ ओवरलॉर्ड और आराध्या को हैरेस किया था। वो लोग एक एक करके अपना गुस्सा दिखाने लगे। अगर हमें पता होता कि हमारा प्लेटफॉर्म तुम्हारी कंपनी के लिए काम करता है तो मैं वहाँ कंटेंट बनाना कब का छोड़ देती। साउथ ओवरलॉर्ड और आराध्या को बुली करने के बाद भी तुम लोगों को चैन नहीं मिला और अब हम लोगों को बुला लिया। अगर ये बात सच है कि मैं तुम्हारा एम्प्लॉय हूँ तो मैं आज ही अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करूंगा, फिर इसके लिए चाहे मुझे पेनल्टी क्यों ना भरनी पड़े। आरव उन सब की बात सुनता रहा और मुस्कुराता रहा।
रिपोर्टर्स हैरान थे कि इतने सारे आरोपों के बाद भी आरव मुस्कुरा क्यों रहा था। मिस्टर अंबानी, इंटरनेट पर चल रही इन सभी बातों का सच क्या है? क्या आप हमें बताना चाहेंगे? यस, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए तो रखी गई है। आज हम इंटरनेट पर चल रही अफवाहों का सच आप सबके सामने रखेंगे, वो भी विद प्रूफ। उन सारे स्ट्रीमर्स में आपस में खुसफुसाहट स्टार्ट हो गई। तभी आरव फिर बोला, लेकिन उससे पहले हम एक अनाउंसमेंट और करना चाहते हैं। हमारी कंपनी एक बहुत बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाने जा रही है, जहां पर आप सब लोग आराम से अपना कंटेंट बना सकते हैं। लेकिन हम आप में से 10 अच्छे और सेंसिबल स्ट्रीमर्स को चूज करेंगे, जिनके साथ हम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उनके लिए ब्रांड्स लाएंगे। मुझे पता है कि इन सबसे पहले कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंटरनेट पर चल रही अफवाहों को क्लियर करे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब शांति बनाए रखें और अपना अपना कैमरा ऑन करके लाइव हो जाइए। मैं ये भी चाहता हूँ कि हम आपको जो प्रूफ दिखाने वाले हैं वो बिना किसी छेड़छाड़ के आप अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएं। ये सुनते ही वहाँ बैठे सारे स्ट्रीमर्स एक्साइटेड हो गए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका था। लेकिन अभी भी उनमें से काफी लोग कंपनी से नाखुश थे। सारे स्ट्रीमर्स अपने फोन का कैमरा चालू करके लाइव आ गए। फिर हॉल की लाइट ऑफ करके एक प्लेन दीवार पर प्रोजेक्टर लगाया गया और एक वीडियो चलने लगी। इस वीडियो में वही दिख रहा था जो उस दिन फिनिक्स एंटरटेनमेंट एंड कल्चर कंपनी में हुआ था। लेकिन साउथ ओवरलॉर्ड और आराध्या इस बात से अनजान थी कि कंपनी में कैमरे भी लगे हुए थे। सबने देखा कि सारी गलती उन दोनों की ही थी और सबने अपनी ऑडियंस को भी दिखाया। इधर सारे लोग साउथ ओवरलॉर्ड का सच इंटरनेट पर देख रहे थे, तो वहीं ओवरलॉर्ड सारी बातों से अनजान एक न्यू वेबसाइट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में लगा हुआ था। उसने राइटर्स का एक ग्रुप भी बना रखा था और फिनिक्स एंटरटेनमेंट के खिलाफ सबको भड़का रहा था। वो कंपनी और वहाँ की अथॉरिटीज को गुंडा बता रहा था कि तभी एक राइटर ने ग्रुप में लिखा, साउथ ओवरलॉर्ड, तुम इतने कमीने निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सब बातें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अचानक उस राइटर का मैसेज देख ओवरलॉर्ड सरप्राइज रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा मैसेज क्यों किया। तुमने ऐसा मैसेज क्यों किया? क्या तुम क्लियर करोगे? दोस्तों, ओवरलॉर्ड एक झूठा और मक्कार आदमी है। फिनिक्स कंपनी ने सब कुछ क्लियर कर दिया है और बहुत सारे स्ट्रीमर्स उस वीडियो को चला रहे हैं। मैं एक लिंक भेजता हूँ, प्लीज आप सब भी इस घटिया आदमी का सच देखो। उस राइटर का मैसेज पढ़ते ही ओवरलॉर्ड ऊपर से नीचे तक कांप गया। उसने डरते डरते खुद उस लिंक को ओपन किया। साउथ ओवरलॉर्ड ने जैसे ही वो वीडियो देखा उसकी तो हालत ही खराब हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया। तभी बाकी के राइटर्स वो वीडियो देखकर वापस ग्रुप में आए और उन्होंने साउथ ओवरलॉर्ड को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। ओवरलॉर्ड, कैसे इंसान हो तुम? तुमने अपनी ही कम्युनिटी में झूठ फैला रखा है। मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारी बातों में आ गया। अब तुम्हारा सच सामने आ चुका है ओवरलॉर्ड। मुझे डर है कि आगे भविष्य में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तुमने बहुत बड़े लोगों से पंगा लिया है, वो लोग बिना बदला लिए नहीं मानेंगे। छी 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 साउथ ओवरलॉर्ड, तुम और तुम्हारी वो घटिया गर्लफ्रेंड, तुमने उस लड़की के चक्कर में आकर ही ये सब कुछ किया है ना। तुमने सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि पूरी राइटर कम्युनिटी को बदनाम किया है। जो लोग अब तक उसे सपोर्ट कर रहे थे, सच्चाई जानने के बाद अब वही लोग ओवरलॉर्ड को क्रिटिसाइज करने लगे। ओवरलॉर्ड की तो जैसे दुनिया ही हिल गई थी। बहुत से मीडिया पर्सन उससे कांटेक्ट करना चाहते थे, लेकिन किसी के पास उनका कांटेक्ट नंबर नहीं था। लेकिन तभी उसका फोन रिंग करने लगा। वो इतना डरा हुआ था कि फोन उठाने में भी घबरा रहा था। आखिरकार उसने फोन उठाया। साउथ ओवरलॉर्ड, तुम्हारी बुक हम अपनी वेबसाइट से हटा रहे हैं। तुमने न सिर्फ अपनी बदनामी करवाई है बल्कि तुम्हारी घटिया हरकत से यूजर्स हमारी वेबसाइट को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो वैसे भी उस वेबसाइट से अपनी बुक हटाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन जब वेबसाइट ने खुद से ये स्टेप लिया तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने जल्दी ही न्यू वेबसाइट के एडिटर को मैसेज किया। हेलो ओवरलॉर्ड हियर, तुमने कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो अमाउंट ऑफर किया था, आई एम ओके विद दैट, लेट्स साइन इट। तभी थोड़ी देर में उस वेबसाइट के एडिटर का मैसेज भी आया। ओवरलॉर्ड, अब हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हायर अथॉरिटीज का कहना है कि तुम एक चीटर हो और तुमने फिनिक्स एंटरटेनमेंट एंड कल्चर कंपनी को धोखा दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे पास एक्सप्लेनेशन है। और वो एक्सप्लेनेशन हमें नहीं सुनना, क्योंकि हमारी पूरी टीम बैठकर तुम्हारा और आराध्या का वो वीडियो देख रही है। उस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। लेकिन ये मैसेज लिखकर जैसे ही उसने सेंड का बटन दबाया, वो मैसेज सेंड नहीं हुआ। एडिटर ने उसे ब्लॉक कर दिया था। उसकी ब्रीदिंग बहुत एबनॉर्मल हो गई। तभी उसने आराध्या को कॉल किया, लेकिन आराध्या फ्लाइंग फिश के हेड ऑफिस में लारा के साथ मीटिंग कर रही थी। लारा ने स्पेशली उसे बुलाया था। आराध्या ने जैसे ही ओवरलॉर्ड का कॉल देखा, उसने तुरंत कट कर दिया।
लारा ने मुस्कुराते हुए आराध्या से कहा, आराध्या, तुम्हारी ग्रोथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। तुम्हारे फॉलोअर्स भी अब 2 गुने हो गए हैं। ये सब फ्लाइंग फिश और आपकी वजह से हुआ है। मैं इस प्लेटफॉर्म की हमेशा ग्रेटफुल रहूंगी। आराध्या, हम तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं जिसमें तुम हमारे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाओगी और हम तुम्हें साल का 35 लाख देंगे और ब्रांड से जो भी आएगा उसमें से 50-50। आराध्या जैसी मिडिल क्लास लड़की के लिए ये डील बहुत अच्छी थी। उसने कभी सपने में भी 35 लाख कमाने के बारे में नहीं सोचा था। वो बिना एक भी सेकंड लगाए तुरंत बोली, ये ऑफर काफी अच्छा होगा मेरे लिए। मैं इसे अभी साइन करने को तैयार हूँ। लारा ने पेपर्स लाकर दिए और आराध्या उसे साइन करने ही वाली थी कि तभी ऑफिस के एक रूम का डोर खुला और फ्लाइंग फिश प्लेटफॉर्म का ओनर उनके पास गुस्से में आया। आराध्या, तुम ये पेपर साइन नहीं कर सकती। लारा और आराध्या को कुछ समझ नहीं आया। क्या हुआ सर? आराध्या के साथ डील करके हमें बहुत फायदा होगा। इसके फॉलोअर्स हर रोज बढ़ रहे हैं और ना जाने कितनी ब्रांड्स इसके साथ काम करना चाहती हैं। लारा, इसका मतलब तुमने अभी तक इंटरनेट चेक नहीं किया है। जाओ और इंटरनेट पर चल रही न्यूज़ देखो। लारा दौड़ते हुए अपने लैपटॉप की तरफ भागी और वो फिनिक्स एंटरटेनमेंट एंड कल्चर कंपनी द्वारा रिलीज किया गया वो वीडियो देखने लगी। फिनिक्स एंटरटेनमेंट एंड कल्चर कंपनी ने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। आराध्या, तुम अब एक्सपोज हो चुकी हो। आराध्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। तभी उसने ओवरलॉर्ड को कॉल किया। ओवरलॉर्ड, क्या चल रहा है? यार, फिनिक्स कंपनी के अंदर कैमरे लगे हुए थे जिसके बारे में हमें नहीं पता था। उस दिन जो कुछ भी हुआ सब रिकॉर्ड हो गया था और उन्होंने वो वीडियो रिलीज कर दिया है। ये सुनकर जैसे आराध्या के पैरों का खून जम सा गया। उसे चक्कर से आने लगे। उसके सामने अभी भी 35 लाख का कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ था और वो उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकती थी। वो रोने लगी और बोली, सॉरी सर, मुझे एक मौका दीजिए। ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। ओवरलॉर्ड ने ऐसा करने के लिए मुझे फोर्स किया था। उसने सारी गलती ओवरलॉर्ड के ऊपर डाल दी। तुमने ये जानबूझकर किया या अनजाने में, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि तुम्हारी वजह से प्लेटफॉर्म की बहुत बदनामी हुई है। तब तक लारा ने भी वीडियो देख लिया था और वो सारा माजरा समझ चुकी थी। लारा, आगे से ध्यान रखो कि कोई भी स्ट्रीमर हमारे प्लेटफॉर्म से किसी को भी नीचा ना दिखाए, गलत अफवाहें ना फैलाए। ऐसा होते ही उस स्ट्रीमर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दो। श्योर सर, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आराध्या अब हमारे प्लेटफॉर्म से स्ट्रीमिंग नहीं कर सकती। गार्ड्स को बोलो इसे ऑफिस से बाहर निकालो और इंटरनेट पर फिनिक्स एंटरटेनमेंट एंड कल्चर कंपनी के लिए एक सॉरी लेटर इशू करो। आराध्या रोती रह गई और गार्ड्स ने आराध्या को वहां से बाहर निकाल दिया। लारा का मन ना होते हुए भी उसे फिनिक्स एंटरटेनमेंट के लिए सॉरी लेटर इशू करना पड़ा। इधर होटल सिम्बा में बैठे सारे स्ट्रीमर्स ने रियलाइज किया कि अनजाने में उन्होंने फिनिक्स एंटरटेनमेंट को गलत समझ लिया था, लेकिन अब उनकी सारी गलतफहमी दूर हो चुकी थी और उन्हें अब कंपनी के साथ काम करने में भी कोई परेशानी नहीं थी। तभी आरव एक बार फिर बोला, मुझे उम्मीद है कि अब आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी होंगी, लेकिन अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग बेझिझक बोल सकते हैं। नहीं मिस्टर अंबानी, बल्कि अब हम सबको बुरा लग रहा है कि इतनी अच्छी कंपनी को हमने गलत समझा। हम साउथ ओवरलॉर्ड और आराध्या को कभी माफ नहीं करेंगे और ना ही कभी अपनी कम्युनिटी में कंसिडर करेंगे। दैट्स फाइन। आप लोगों के लिए लंच अरेंज कर दिया गया है और आप अगले 3 दिन इस होटल में रह सकते हैं। आपके रहने और खाने का सारा खर्चा फिनिक्स एंटरटेनमेंट उठाएगी। ये सुनते ही उन सब में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन फिनिक्स एंटरटेनमेंट के कुछ लोगों को ये बात बहुत अजीब लगी। उन्होंने सोचा कि बिना रीना से पूछे आरव ने खुद से ये डिसीजन कैसे ले लिया। उन्हें शक होने लगा कि कहीं आरव और रीना के बीच कोई स्पेशल बॉन्ड तो नहीं चल रहा। उसके बाद रीना, आरव और फिनिक्स की पूरी टीम हॉल से निकल गई। मिस्टर अंबानी, मिस बिस्वास, आप लोगों के लिए लंच प्राइवेट रूम में लगवा दिया है। ये खाना मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। अरे वाह हेड शेफ, मुझे तो वैसे भी आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है। उसके बाद वो सब ऊपर जाकर खाना खाने लगे। तभी उनकी कंपनी के एक मेंबर ने कहा, मैम, फ्लाइंग फिश ने हमारे लिए सॉरी लेटर इशू किया है। ये सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई। तभी उसने फिर कहा, मैम, अब जबकि फ्लाइंग फिश ने सॉरी लेटर इशू कर दिया है तो अब हमें केस वापस ले लेना चाहिए। आखिरकार पब्लिक को तो पता ही चल गया है कि हम सही थे और वो गलत। रीना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, क्योंकि वो बिना आरव से पूछे कोई डिसीजन नहीं ले सकती थी। इसलिए वो आरव को देखकर बोली, मिस्टर अंबानी, आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए?
मुझे लगता है कि हमें केस वापस लेने की जरूरत नहीं है। फ्लाइंग फिश स्ट्रीमिंग की दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आरब ने ओवरलॉर्ड और आराध्या के मुद्दे को कभी सीरियसली नहीं लिया था। उसके लिए इन्हें हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अगर बात फ्लाइंग फिश प्लेटफॉर्म की जाए तो वो स्ट्रीमिंग की दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। उनके स्ट्रीमर्स के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन आरब पैसे खर्च करके भी उन स्ट्रीमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं ला सकता था, क्योंकि फ्लाइंग फिश के कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म्स ऐसे थे कि उनमें से अगर कोई स्ट्रीमर खुद से अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा तो उसे कई लाख पेनल्टी के तौर पर भरने होंगे। रीना, हमें उनके स्ट्रीमर्स पर पैसे खर्च करने की बजाय अपने स्ट्रीमर्स को ग्रो करना चाहिए। जैसे इनके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी। आई टोटली अग्री। इधर सारे स्ट्रीमर्स ने 3 दिनों तक होटल सिम्बा में चिल किए। इस बीच उन्होंने फिनिक्स एंटरटेनमेंट एंड कल्चर कंपनी में भी विजिट किया। कंपनी के स्टाफ ने उन सबको बहुत रिस्पेक्ट दी। इसके बाद वो लोग खुद ही फिनिक्स कंपनी के बारे में पॉजिटिव पोस्ट करने लग गए। इधर साउथ ओवरलॉर्ड ने कई न्यू वेबसाइट को कांटेक्ट किया, लेकिन कोई भी उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। वो और आराध्या पिछले 2-3 दिनों से होटल के रूम के बाहर नहीं निकले। यार चलो कहीं बाहर चलकर डिनर करते हैं, यहाँ रूम में पैक रहने से काम नहीं चलेगा। आराध्या अभी तक ओवरलॉर्ड के साथ इसलिए थी क्योंकि उसे पता था ओवरलॉर्ड के पास अभी भी अच्छी खासी सेविंग्स है। ठीक है, चलो। रास्ते में ओवरलॉर्ड ने बोला, मैं सोच रहा हूँ कि अपना नाम बदलकर काम करना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैं तो वो भी नहीं कर सकती। मेरा तो सारा काम ही अपना फेस दिखाने पर टिका हुआ था। तभी वो लोग एक महंगे रेस्टोरेंट में पहुंचे और एक ऐसी टेबल पर जा बैठे जो विंडो के बगल में थी और जहां से सड़क का पूरा व्यू दिख रहा था। आराध्या महंगी डिश ऑर्डर कर रही थी तो ओवरलॉर्ड दुखी फेस के साथ चुपचाप बैठा था। तुम इतने सैड क्यों हो? आर यू मैड? हमें काम से निकाल दिया गया, हमारे पास कोई जॉब नहीं है और फिनिक्स एंटरटेनमेंट हम पर केस करने वाली है, और तुम कह रही हो कि मैं सैड क्यों हूँ? थोड़े पैसे खर्च करके एक अच्छा सा लॉयर हायर करो, कम से कम हम जेल तो नहीं जाएंगे। हमारी एक हरकत ने सब कुछ खराब करके रख दिया। पास वाली टेबल पर बैठा एक कपल उन दोनों को पहचान गया और लगातार उन्हें घूरे जा रहा था। आराध्या उन्हें गुस्से में बोली, क्या कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी? उस टेबल पर बैठी लड़की ने जवाब दिया, तुम्हारी जैसी तो नहीं देखी जो इतनी बेशरम हो। तुम वही स्ट्रीमर हो ना जिसने अपने फॉलोअर्स बढ़वाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? अच्छा, तुम्हारा जो मन करे वो बोलो और हम बोलने के लिए तुमसे परमिशन ले। उन दोनों के बीच झगड़ा काफी बढ़ने लगा, जिससे वहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने आराध्या और ओवरलॉर्ड को पहचान लिया और उन्हें काफी बुरा बोलने लग गए। इस पर आराध्या और भड़क गई और वो वहाँ सबसे लड़ना चाहती थी, लेकिन ओवरलॉर्ड उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले गया। फिर वो कार से वापस होटल के लिए निकल गए। कमीनी रीना और उसकी घटिया कंपनी, इन लोगों ने मेरा पूरा करियर खराब कर दिया। आई विश कि ये लोग भी बर्बाद हो जाएं। छोड़ो ना, अब उनकी वजह से अपना मूड और क्यों खराब करना। लेकिन आराध्या उल्टा ओवरलॉर्ड पर ही भड़क गई। और तुम वहाँ लड़ने की बजाय खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे थे? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना। देखो आराध्या, वहाँ बहुत सारे लोग थे, हम किस किस से लड़ते। आज के बाद डिनर के लिए बाहर नहीं जाएंगे। दोनों होटल रूम जाकर ओवरलॉर्ड ने खाना ऑर्डर किया और थोड़ी देर बाद ही उनके रूम की डोरबेल बजी। अरे, खाना इतनी जल्दी आ गया, कमाल है। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो 2 पुलिस वाले सामने खड़े थे। राइटर साउथ ओवरलॉर्ड, आप ही है ना? जी मैं ही हूँ, बताइए क्या बात हो गई? फिनिक्स एंटरटेनमेंट एंड कल्चर कंपनी ने आपको समन भेजा है और 2 दिन बाद आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। इस बीच आप देश छोड़कर नहीं जा सकते। उन पुलिस वालों के जाने के बाद ओवरलॉर्ड जैसे ही अंदर आया, आराध्या ने सहमी हुई आवाज में उससे पूछा, क्या हुआ? कौन था? पुलिस वाले थे, फिनिक्स एंटरटेनमेंट एंड कल्चर कंपनी का समन लेकर आए थे। 2 दिन बाद मुझे कोर्ट में हाजिर होना होगा। आराध्या का मोबाइल बजा। उसने उठाया तो उसकी माँ की घबराई हुई आवाज आई, आराध्या, तूने कुछ किया है क्या? पुलिस आई है और बोल रही है कि तुम्हें कोर्ट ने बुलाया है। क्या हुआ है बेटा? माँ, आप चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूंगी। ये बहुत छोटा सा मामला है। चलो अभी मैं फोन रखती हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। उसके बाद आराध्या और ओवरलॉर्ड की हालत खराब होने लगी। ओवरलॉर्ड ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चला गया था। उसे देखकर आराध्या ने मन में सोचा, कैसा मर्द है ये, इससे मैं क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। बेटर यही होगा कि इससे पीछा छुड़ाऊं।
इधर फिनिक्स एंटरटेनमेंट एंड कल्चर कंपनी ने वेबसाइट को बोलकर नॉवेल्स पर ऑडियंस पोल स्टार्ट करवा दिया था। जिस भी नॉवेल को ऑडियंस के ज्यादा वोट मिलेंगे फिर कंपनी उसी पर काम करेगी। इससे एक फायदा ये भी होगा कि काम शुरू होने से पहले ही मार्केट में उस नॉवेल का फैन बेस बन जाएगा। तभी 2 दिन बाद रीना ने बहुत एक्साइटमेंट में आरव को कॉल किया। सर, आपने न्यूज़ देखी? नहीं रीना, क्या हुआ? सब ठीक? ऑफ कोर्स सर, सब ठीक। लेकिन सर, जो जैसा करता है उसके साथ बिल्कुल वैसा ही होता है। ओवरलॉर्ड का सारा पैसा लेकर आराध्या विदेश भाग रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया। ओह, चलो ये भी अच्छा हुआ। और सर, हम केस जीत चुके हैं। हमने जो फीस ओवरलॉर्ड को दी थी वो उसे हमें वापस करनी होगी, और उसके साथ साथ उसकी वजह से जो हमारी रेपुटेशन को लॉस हुआ है उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है रीना, वो बस एक छोटा सा अमाउंट है। अब तुम हमारे न्यू स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और स्ट्रीमर्स वाले काम पर फोकस करो, और प्लीज ध्यान से रीना, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। श्योर सर, इस बार मैं पर्सनली सारी चीजें चेक करूंगी। इस बार कोई गलती नहीं होगी। फोन काटने के बाद रीना सोचने लगी कि आरव को पैसों की बहुत फिक्र नहीं होती। कैसे उसने इतने सारे पैसों को छोटा मोटा अमाउंट बोल दिया। उसके बाद रीना अपने काम में बिजी हो गई। तभी आरव ने शनाया को कॉल किया और बोला, शनाया, आज डिनर के लिए मॉम और पापा को होटल सिम्बा ले आना। अच्छा ठीक है, आप लोग भी रहोगे ना वहाँ? ऑफ कोर्स, इसलिए तो बुला रहा हूँ। शाम को आरव और अदिति होटल सिम्बा पहुँचे। इधर शनाया भी अपनी मॉम और पापा को लेकर आ गई। आरव ने ऑलरेडी एक प्राइवेट रूम बुक कर रखा था और हेड शेफ से बोलकर अच्छी अच्छी डिशेस बनवा रखी थी। वो सब उनकी टेबल पर सर्व की गई। वीना जी ने जैसे ही इतनी अच्छी डिशेस देखी उनके तो मुंह में पानी आ गया, लेकिन अचानक उनके दिमाग में एक बात आई। वो आरव को घूरते हुए बोली, आरव, ये डिशेस तो बहुत महंगी लग रही हैं। इसका पेमेंट कौन करेगा? वीना जी की बात सुनकर आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मॉम, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको 1 भी रुपए पे नहीं करने होंगे। आप तो बस खाने का मजा लो। आरव, अगर हमें पे भी नहीं करना और फिर भी तुमने हमें यहाँ बुलाया है तो जरूर तुम्हें कुछ बात करनी होगी। बोलो, क्या बात है? आरव ने जिस दिन से वो घर वाली बात एक्सपोज की थी तब से बीना जी आरव का सामना करने में अंडर कॉन्फिडेंट रहती थी। वो उसे अवॉइड ही करती थी, लेकिन फिर भी आज तो वो आमने सामने थे। हाँ मॉम, आपको तो पता ही होगा कि फीनिक्स एंटरटेनमेंट एंड कल्चर कंपनी केस जीत गई है। राइटर ओवरलॉर्ड और स्ट्रीमर आराध्या को कोर्ट ने पनिश किया है। अब सब लोग जान चुके हैं कि गलती उन दोनों की ही थी, कंपनी की नहीं। तो आप अब तो शनाया को काम पर जाने दोगे ना? शनाया अपने पेरेंट्स के एक्सप्रेशन देख रही थी। उसे क्यारा की बहुत याद आ रही थी। अपनी माँ की वजह से वो क्यारा से काफी दिनों से नहीं मिली थी। मॉम, मुझे प्लीज जॉब पर वापस जाने दीजिए। आई लव माई जॉब। शनाया ने राकेश जी के हाथ को जोर से पकड़ लिया और मासूमियत से उनकी तरफ देखने लगी। शनाया हमेशा से उनकी फेवरेट बच्ची रही थी और राकेश जी उसकी हर बात मानते थे। डैड, प्लीज कुछ तो बोलिए। राकेश जी ने अपने गले को साफ किया और बीना जी की तरफ मुड़ गए। अब कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो हम शनाया को काम पर वापस जाने देते हैं ना? राकेश जी की बात सुनकर बीना जी ने उन्हें घूरते हुए देखा। उन्हें पता था कि शनाया ने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो उसकी बात नहीं मानना चाहती थी। माना कि अब कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी इनोसेंट है। अगली बार अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद ये लोग इतना लक्की ना निकले, और इसीलिए शनाया इन सब से जितनी ज्यादा दूर रहे उसके लिए उतना अच्छा होगा। जॉबलेस घर जमाई और चैनल वैसे से लिया भी गया है, शनाया, जिसमें तुम बता, 17,000 से एक ज्यादा मेंबर असिस्टेंट के हैं। तौर पर तुम्हारा यहीं पर जॉब आपको क्या है? सबसे पहले एक एपिसोड नौकर की मिलेगा। जिंदगी जी रही हो इसलिए तुम। सभी सदस्य वो इस चैनल में सेलिब्रिटी ज्वाइन हो लगातार जाएं। तुम्हें ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रही होगी, और तुम एक एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि एक नौकर की तरह उसके सामने भाग भाग कर काम कर रही होगी। ये सब जानने के बाद भी क्या मैं तुम्हें वहाँ पर काम करने दे सकती हूँ? मॉम, ऐसा नहीं है। कियारा मैम मुझे अपनी बहन की तरह ट्रीट करती हैं। उन्होंने मुझे कभी भी सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं किया है। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझे आज तक कोई ऑर्डर भी नहीं दिया है। देखो खुद को, अभी भी तुम किस तरह से उसके गुणगान कर रही हो। पता नहीं क्या जादू कर रखा है उसने तुम्हारे ऊपर। जब से तुम उसके साथ गई हो तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी भूल गई हो। ये कहते हुए बीना जी आरव को घूर कर देखने लगी। उन्हें अद्वैत ने बताया था कि शनाया ने आरव के कहने पर ही अद्वैत से ब्रेकअप किया है।
आरव की वजह से उनका रिश्ता खत्म हुआ था और अद्वैत के ये इल्जाम लगाने के बाद बीना जी अब और भी ज्यादा आरव से नफरत करने लगी थी। मैंने हमेशा से अपनी बच्चियों के लिए एक रईस और इज्जतदार खानदान से रिश्ता जोड़ने के सपने देखे थे ताकि हमारी आगे की जिंदगी आसान हो जाए, लेकिन ये लड़का एक बार फिर मेरे सपनों पर पानी फेर रहा है। इसने मेरी बच्ची की ये हालत कर दी है कि उसे सिर्फ काम ही काम दिख रहा है। वो अपने बारे में सोचना भूल गई है, लेकिन मैं इसे अब अपनी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। पिछले कुछ दिनों से अद्वैत ने शनाया से मिलने की और उससे बात करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन शनाया का स्केड्यूल बहुत बिजी था, जिस वजह से अद्वैत शनाया से मिल नहीं पाया था। बीना जी की बातें सुनकर आरव को लगा कि उन्हें सच में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नफरत है और वो शनाया को ज्यादा काम करते हुए देखकर परेशान है। मॉम, मैं आपका कंसर्न समझ रहा हूँ। अगर आप नहीं चाहती कि शनाया मिस कियारा के असिस्टेंट के तौर पर काम करे, तो मैं शनाया के लिए कोई दूसरा वर्क देख लूंगा जिसमें वो आराम से ऑफिस में बैठकर काम कर लेगी। ऐसी कौन सी अच्छी जॉब तुम अरेंज कर दोगे? एक लड़की चाहे जितनी भी सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन उसकी जिंदगी तभी सुधरती है जब उसकी शादी एक अमीर आदमी से हो। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि शनाया को सब काम वाम छोड़कर एक अच्छे लड़के के साथ सेट हो जाना चाहिए। मॉम प्लीज, आप शादी के लिए मुझ पर प्रेशर बनाना बंद कीजिए। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि मेरा और अद्वैत का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। हम वापस साथ नहीं आ रहे हैं और ये मेरा आखिरी फैसला है। अदिति ने देखा कि माहौल अब बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, तो उसने प्यार से शनाया का हाथ थाम लिया और बीना जी के आगे आ गई। मॉम, काम और शादी का कोई लेना देना नहीं है, दोनों अपनी जगह पर बहुत जरूरी है। और मुझे नहीं लगता कि इतनी कम उम्र में शनाया को शादी के लिए इतना प्रेशराइज करना सही होगा। अदिति सही कह रही है, हम सबको थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना चाहिए। शनाया, तुम कियारा अग्रवाल के असिस्टेंट की जॉब नहीं करोगी, लेकिन तुम कंपनी में काम करो। शनाया इस बात से नाखुश थी। वो कियारा के साथ ही आगे काम करना चाहती थी। बीना जी ने जब देखा कि सब कोई उनके खिलाफ खड़े थे, तो वो कुछ सोचती हुई आरव की तरफ मुड़ गई। तुमने कहा कि तुम्हारे पास 2 बातें हैं जो तुम हमसे बताना चाहते हो, तो दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि मैंने हम सब के लिए आज रात एक अच्छी डिनर की अरेंजमेंट की है। आफ्टर ऑल बहुत टाइम हो गया है, हमने साथ में मिलकर खाना नहीं खाया है। आई होप कि आज रात डिनर के बाद हम अपने बीच के ग्रजेस को भुलाकर आगे बढ़ जाएंगे। बीना जी ने आरव को घूरते हुए देखा। ग्रजेस को नहीं, अब तुम्हें भूलने का टाइम आ गया है आरव। मैं तुम्हें अपनी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। कुछ देर बाद शनाया और आरव कंपनी आ गए। शनाया ने अपना अटेंडेंस लगाया और वो अपना काम करने लगी। आरव कंपनी में HR मैनेजर था, इसलिए शनाया के लिए एक अच्छी पोजीशन ढूंढना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जीजू, इसका ये मतलब है कि मैं अब कियारा मैम से कभी नहीं मिलूंगी? अरे क्यों नहीं मिलोगी? मिस कियारा जब भी यहाँ पर आएंगी तुम्हें ही उन्हें रिसीव करने जाना है। ये सुनते ही शनाया की उदास आंखों में चमक आ गई। क्या सच में जीजू? ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मानना पड़ेगा जीजू, कंपनी में आपके पास बहुत पावर है और आप तो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए रीना मैम आप पर इतना भरोसा करती हैं। पावर है इसलिए भरोसा नहीं करती, मेरा काम बेस्ट है इसलिए भरोसा करती हैं। शनाया ने अपनी आंखें बड़ी कर आरव को देखा। आरव मुस्कुराने लगा। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ और यहाँ के काम को थोड़ा अच्छे से समझ लो। हमारी कंपनी सारे प्लेटफॉर्म्स को एक जगह पर सेंट्रलाइज कर ऑपरेशन के इजी प्रोसेस पर काम कर रही है। अब एक पोजीशन पर अगर मल्टीपल लोग हैं तो उनमें से सबसे ज्यादा जो कैपेबल होगा वो ही कंपनी में काम कर पाएगा। ये सारी डिटेल्स मैंने रीना मैम को ऑलरेडी भेज दी हैं। ये एक सीक्रेट वर्क था, इसके बारे में आरव और रीना ने अभी तक किसी को नहीं बताया था, क्योंकि अगर ये बात कंपनी के लोगों को पता चल जाती तो लोगों में इनसिक्योरिटीज और डर दिखाई देने लगता। शनाया के जाने के बाद आरव ने रीना को एक मैसेज टाइप किया। हमें जल्द एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डेवलप करना होगा जहाँ इन्फ्लुएंसर्स और उनके फैंस एक साथ आ पाएं। आगे और क्या क्या करना है उसकी लिस्ट आरव ने रीना को भेज दी थी। आरव ने टेक्निकल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज में से किसी को भी जॉब से नहीं निकाला, क्योंकि हर टेक्निकल स्टाफ प्लेटफॉर्म के सॉफ्टवेयर को बनाने में बहुत मेहनत कर रहा था। आरव पूरी कोशिश कर रहा था कि एम्प्लॉयज के ले ऑफ को वो कम से कम कर सके ताकि एम्प्लॉयज पैनिक न कर सके। उसके बाद आरव का नेक्स्ट स्टेप था प्लेटफॉर्म को सेटअप करना और न्यू ऑपरेशन सिस्टम को स्टैंडर्डाइज्ड करना और एक ऑफिस का एक
अप्रोप्रिएट टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन में जाइए और सर्च कीजिए इस बीच कुछ लोगों ने खुद ही कंपनी से रिजाइन कर दिया था क्योंकि वो मनाली शहर के टाउन में ही रहकर काम करना चाहते थे। वही सबसे पहले पूरे आपको महीने एक्स्ट्रा रीना इसी एपिसोड काम में मिलेगा, बिजी थी। इसलिए फाइनली सभी सब सदस्य काम वहां अपने ज्वाइन हो फाइनल जाएं। स्टेज तक पहुंच गया और अब बस सब कुछ पब्लिक के बीच लॉन्च होना बाकी रह गया था। सर, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सक्सेसफुली डेवलप्ड हो गया है और सारे टेस्ट हो चुके हैं। हमने एक अच्छी बिल्डिंग भी देख ली है जहां हमें अपना सेंटर ऑफिस बनाना है। अब अगर आप हमें आगे इंस्ट्रक्शन देंगे तो हम पब्लिक के सामने ये लॉन्च कर देंगे। रीना कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगी और आरब के थोड़ा पास आ गई। आरब ने उसकी नजरों को पढ़ने की कोशिश की। कुछ चाहिए तुम्हें? सर, आप तो देख रहे हैं कितनी मेहनत कर रही हूँ दिन रात। कितनी रातों को तो मैं सोई भी नहीं हूँ